प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। 10 दिसंबर 2025 को जज एंड्रयू नेपोलिटानो के शो जजिंग फ्रीडम में प्रोफेसर ग्लेन डीजन एक तीखे शीर्षक के तहत शामिल हुए। प्रोफेसर ग्लेन डीजन, क्यों यूरोप ढह रहा है? लेकिन चर्चा सिर्फ यूक्रेन की कहानी नहीं थी। यह एक पर्दा उठाने वाला क्षण था जिसमें पश्चिम की सबसे पुरानी सैन्य साझेदारी के भीतर से हो रहे विघटन का खुलासा हुआ। सुनिए ध्यान से, जो युद्ध यूक्रेन की धरती पर शुरू हुआ था, वह अब पूरे द्वितीय विश्व युद्ध बाद के पश्चिमी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक तनाव परीक्षण बन चुका है। जज नेपोलिटानो और प्रोफेसर डीजन बिना घुमा फिराकर उस मूल बिंदु पर आए। यह सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं है, यह नेटो के अस्तित्व और उद्देश्य की असल परीक्षा है, और साथ ही अमेरिका यूरोप की साझा सोच की एकजुटता की भी। प्रोफेसर डीजन उस व्यवस्था की गहराई में जाकर विश्लेषण करते हैं। नाटो की स्लाइसिंगू या सलामी रणनीति, जिसमें धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। चलो 10 इंटरसेप्टर मिसाइल भेजते हैं, क्यों नहीं 20, क्यों नहीं 50। ये सब रणनीति कम और आदत अधिक बन गई। इस प्रक्रिया से तत्काल टकराव तो टला, लेकिन लंबे समय के लिए जाल बिछ गया। एक ऐसी प्रणाली जिसमें पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है अगर अपेक्षित नतीजे न मिलें। डीजन सीधा कहते हैं, कोई प्लान बी नहीं है। जरा सोचिए, अगर रणनीति सिर्फ रूस को हराना रही और वो पराजित नहीं होता तो क्या होगा? कौन मानता है कि गिनती गलत हुई? जब सप्लाई लाइनें थकने लगें, आम जनता ऊब जाए और यूरोप के नेता अपनी वैधता एक ऐसी विदेश नीति पर टिका पाएं जो लगातार विफल हो रही हो, तब कौन जवाबदेह होता है? जेलेंस्की का बयान देखिए, मैं चुनाव के लिए तैयार हूं और मैं अब खुलकर कह रहा हूं, अमेरिका से गुजारिश कर रहा हूं, हो सके तो हमारे यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर कि वे सुरक्षा सुनिश्चित करें। फिर अगले 60 से 90 दिनों में हम चुनाव कराने को तैयार होंगे। इच्छा और तैयारी मैंने कर ली है। लेकिन यह गुजारिश लोकतंत्र के नाम पर तटस्थ प्रार्थना नहीं है, यह एक रणनीतिक मांग है। जैसा कि डीजन आगाह करते हैं, अगर नाटो 60 से 90 दिनों के लिए यूक्रेन में आता है तो वे सिर्फ खतरा नहीं बने रहेंगे, वे स्थायी उपस्थिति का संकेत बन जाते हैं। यह मास्को की आंखों में सुरक्षा नहीं, बल्कि जड़ पकड़ने की तैयारी है। डीजन एक गहरे बदलाव की ओर भी इशारा करते हैं। अमेरिका एक रणनीतिक पुनः संतुलन की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, चाहे कितनी भी अव्यवस्थित लगे, एक मूल बातें स्वीकार करती है। जब दुनिया बहुपक्षीय हो तो प्राथमिकता अपनी मूल सीमाओं और एशिया जैसी अहम जगहों पर जाती है। ऐसे में यूरोप की केंद्रीयता घटती है और अमेरिका पर निर्भर यूरोप अपनी मूलभूत कमजोरी के दर्शन करता है। मेर्केल ने 2008 में चेतावनी दी थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना रूस को उकसाने जैसा होगा, मगर वह चेतावनी धीरे धीरे बढ़ते हुए कदमों और एक सांचे में ढलती कहानी के नीचे दबा दी गई। अब वहीं लय वास्तविकता से टकरा रही है। तो क्या सही समझा गया यह कि नाटो अब प्रतीक और रणनीति दोनों बन गया है, कि यूरोप की एकजुटता अमेरिका की सहभागिता पर निर्भर है, और कि अनुकसाया हमला जैसी कोई रूढ़िवादी व्याख्या कूटनीति को असंभव बना देती है। क्या छोड़ा गया या कम करके देखा गया? घरेलू राजनीतिक ताकतें जो बदलते रास्तों को हतोत्साहित करती हैं, जैसे असहमति का मजाक, वैकल्पिक मतों पर चुप्पी और चुनावों को नए नेतृत्व की बजाय रणनीतिक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल करना। ऐसी ही परिस्थितियों में गलती मानना राजनीतिक खात्मे जैसा हो जाता है। अब कठिन सवाल उठाइए, क्यों बार बार गठबंधन रणनीति की जगह कहानी को पकड़ते हैं? स्क्रिप्ट को जिंदा रखने से किसे लाभ होता है? और जब संभावनाएं सामने दिखती हैं, तब चुप्पी के पर्दे को कौन संभालता है? इतिहास ने हमें सिखाया है, जब संस्थाएं कहानी को एकजुटता लागू करने के हथियार में बदल देती हैं तो अविश्वास पनपता है। यही पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है। निचोड़ साफ है, जब गठबंधन अपने उद्देश्य खो देते हैं तो वे कथाओं को रणनीति बना बैठते हैं और फिर दोनों धीरे धीरे ढहते हैं।
इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कठोर ईमानदारी, सीमाओं और कीमतों को स्वीकार करने वाला साहस और ऐसी लोकतांत्रिक बहस जो वास्तविकता को अगली झड़प नहीं बल्कि समाधान माने, ना कि उसे दबाने का कारण। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत के नाम से पा सकते हैं। जब तक हम फिर नहीं मिलते, यह थे स्किपियो अमेरिकनस प्रेटोरिया भारत से।